बुलंदशहर नाम के एक शहर में जनार्दन नाम का एक आदमी अपनी बीवी शशिकला के साथ रहता था। जनार्दन एक भुलक्कड़ आदमी था। बात बात पर उसे भूलने की बीमारी थी। वो कभी बाजार जाता तो दुकानदार को पैसे देना भूल जाता, तो कभी खरीदा हुआ सामान। एक दिन शशिकला उसे बाजार भेजती है। जनार्दन सब्जी मंडी जाता है। अरे भाई, ये टमाटर कैसे रुपए किलो दिए? जी ये 20 रुपए किलो है। अच्छा, 1 किलो देना। और ये प्याज कैसे? जनार्दन सब्जी लेते लेते अपनी थैली दुकान पे एक जगह पे रख देता है और बाकी सब्जियां खरीदता है। हाँ भाई बोलो, सब मिलकर कितने रुपए हुए? जी पूरे मिलाकर 120 रुपए हुए। जनार्दन पैसे निकालकर सब्जी वाले को देता है और बिना थैला लेकर वहां से घर चला जाता है। घर में जाते ही शशिकला उससे पूछती है, आ गए? इतनी देर क्यों हुई? अरे क्या बताऊँ, बहुत भीड़ थी। सिनेमा हॉल पूरा भर गया था। पिक्चर खत्म होने के बाद हॉल से निकलने में टाइम लग गया। ओए, अरे तुम भांग वांग खाकर आए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? कौन से पिक्चर की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें सब्जी लाने भेजा था। अरे कैसी बात कर रही हो शशिकला? मैं तो पिक्चर देखने गया था, और अगर मैं सब्जी लाने बाजार गया तो थैला नहीं होता मेरे पास। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, तुम थैला वही भूल गए। तुम्हारी इस भूलने की आदत से तो मेरा जीना हराम हो गया है। रहने दो, अब मैं ही बाजार जाकर थैला लेकर आती हूँ। शशिकला बाजार चली जाती है सब्जी का थैला लाने, और इधर जनार्दन सोचता रहता है कि वो कहाँ गया था। फिर एक दिन शशिकला जनार्दन को होटल खाना खाने के लिए ले जाने को कहती है और जनार्दन भी तैयार हो जाता है। दोनों होटल में कार से जाते हैं। जनार्दन बीवी को कहता है, देखो तुम यहीं पर उतरो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। शशिकला कार से उतरकर जनार्दन का इंतजार करती रहती है। जनार्दन कार को पार्क करता है, लेकिन होटल की तरफ जाते जाते वो भूल जाता है कि वो वहां क्या करने आया था। सामने होटल दिखते ही वो, भगवान के नाम पर 2 रुपए दे दो साहब, भगवान के नाम पर, साल भर से भूखा हूँ। तभी एक आदमी वहां आता है। वो कहता है, अरे इतने हट्टे कट्टे लग रहे हो और कह रहे हो साल भर से भूखे हो। शर्म नहीं आती झूठ बोलकर भीख मांगते हुए? अरे इसमें शर्म किस बात की? सालों से मैं भीख तो मांगता आ रहा हूँ। दूर खड़ी शशिकला की नजर उन दोनों पर पड़ती है और कहती है, हे भगवान, फिर से इनकी याददाश्त चली गई। जब भी इनकी याददाश्त चली जाती है, भीख मांगने लग जाता है ये आदमी। शशिकला जनार्दन के पास जाती है और एक थप्पड़ जनार्दन को मारती है। याददाश्त आ गई वापस कि दूसरे गाल पे भी एक थप्पड़ लगा दूं? अरे मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और यहाँ मैं क्या कर रहा था? अरे फालतू इंसान, यहाँ पर तुम भीख मांग रहे थे, भूल गए? तुम 20 साल से पहले भीख मांगते थे। भीख मांग मांग कर करोड़पति बन गए, लेकिन आदत नहीं छूटी तुमसे भीख मांगने की। अब चलो यहाँ से। कहाँ जाना है हमें? यहाँ पर क्यों आए थे? अरे धरती पे बोझ इंसान, इस होटल में खाना खाने आए थे, लेकिन यहाँ भीख मांग कर इज्जत डुबा दी। फिर दोनों होटल के अंदर जाते हैं, बैठते हैं और वेटर आकर पूछता है, बोलिए साहब, क्या खाएंगे? अरे वो गोल गोल सफेद सा होता है, क्या कहते उसे, भूल गया मैं। साहब गोभी बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं, वो जो गोल गोल होता है, गिर जाए तो फूट जाता है, क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अंडा। हाँ, अरे वाह वेटर, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अंडा ही बोल रहे थे हम, बराबर पहचाना। बोलो साहब, अंडा कितना लाऊं? अरे भाई पागल हो गए हो क्या? अंडा खाने के लिए क्या होटल में आता है कोई? अरे वो अंडे की जो माँ होती है ना, क्या कहते हैं उसे, वो खाना है। अरे सीधे सीधे कहो ना, मुर्गी खानी है। जाओ भाई, चिकन लेके आओ। वेटर चिकन और रोटी लेकर आता है। दोनों खाना खाते हैं। थोड़ी देर में वेटर बिल लेकर आता है। ये लीजिए साहब, आपका बिल, पूरे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए? अरे चिकन क्या सोने से बना था जो इतना बिल आ गया? अरे तुम फिर शुरू हो गए? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी मेहनत से कमाए है ये रुपया। अरे तो फिर भीख मांगने में भी मेहनत लगती है।
ऐसे थोड़ी ही मिल जाती है भीख। जनार्दन क्रेडिट कार्ड निकालता है और वेटर को देता है। वेटर पूछता है, साहब इसका पिन नंबर भी बताइए। वेटर पिन नंबर लेकर जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वापस आता है और कहता है, अरे साहब ये पिन नंबर गलत है, आपने गलत नंबर दिया शायद। जनार्दन थोड़ा सोचता है, वो समझ जाता है कि वो पिन नंबर भूल गया। तभी शशिकला बोलती है, क्या हुआ? पिन नंबर बताओ सही सही, या वो भी भूल गए? जनार्दन उसे कहता है कि वो पिन नंबर भूल गया है और कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आ रहा। शशिकला वेटर से पूछती है, भाई वेटर, ये तो भूल गए नंबर, अब क्या करेंगे? वेटर दोनों की तरफ देखता है और किचन की तरफ देखकर दोनों को धोने के लिए रखे झूठे बर्तन दिखाता है। ये देखकर शशिकला अपने माथे पे हाथ रखती है। जगदीश्वर का जायंट कोकोनट। प्रयागराज नाम के एक गांव में 20 साल के जगदीश्वर नाम का लड़का रहता है। वो अपने घर में कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करता रहता है। वो अपने अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों से काफी मशहूर हुआ रहता है। एक दिन वो अपने गांव के बिजली के खंभे पर चढ़ता है और प्रयोग करने की वजह से पूरे गांव की बिजली चली जाती है। ऐसे ही वो अपने दोस्त के साथ एक दिन एक दुकान में जाता है और उस दुकान के फ्रिज का दरवाजा खोल के रख देता है, जिसकी वजह से दुकानदार कुछ निकालने जाता है तो पूरा का पूरा दरवाजा ही उसके हाथ में आ जाता है। पूरे गांव वाले उससे परेशान होकर रहते हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा होता है। मई का महीना आते ही उस गांव में सूखा पड़ना चालू होता है। वहां की नदी, तालाब, कुएं सब सूख जाते हैं। लोगों के पास नहाने के लिए तो छोड़िए, पीने के लिए भी पानी नहीं रहता। गांव का मुखिया गांव के बड़े लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है और कहता है, आप सभी को पता है कि इस बार गर्मी की वजह से सारे तालाब, नदी और कुएं सूख चुके हैं। हमारे पास नहाने के लिए तो छोड़िए, पीने के लिए भी पानी नहीं है। मान्यवर, अब आप ही इस पर कुछ सुझाव बताइए। एक मनोज नाम का लड़का वहां पे रहता है। वो कहता है, मुखिया जी, वो बड़े किले का जो छोटा पंडित है ना, उसे बुलाइए, अब वही कुछ कर सकता है। बेटा मनोज, तंत्र मंत्र सब करके देख लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही में एक चेतन नाम का भी लड़का वहां पे रहता है और वो कहता है, मुखिया जी, आजकल विज्ञान का दौर चल रहा है, हमें जगदीश्वर के पास जाना चाहिए। एक मालती नाम की औरत भी वहीं पे रहती है। वो कहती है, चलो ठीक है, यह भी अपना कर देखते हैं। फिर सारा गांव अपनी समस्या का हल निकालने जगदीश्वर के पास जाता है। उसके पास पहुंचकर गांव के मुखिया जगदीश्वर के घर की बेल बजाते हैं। जगदीश्वर बेटे, क्या तुम घर पर हो? हमें तुमसे थोड़ा काम है। अरे मुखिया जी, आइए आइए। क्या बात है मुखिया जी, कोई परेशानी? और गांव वाले भी साथ आए हैं, कहिए क्या बात है? तुम्हें तो पता ही होगा जगदीश्वर कि कड़क धूप के चलते हुए गांव में सूखा पड़ा है, पानी की बहुत समस्या चल रही है। इस पर अगर कोई हल नहीं निकला तो इस साल बड़ी परेशानी हो जाएगी गांव में। इसलिए हम सब तुम्हारे पास मदद की आस लेकर आए हैं बेटा, हम सबकी मदद करो बेटा। मुखिया जी, मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक तो नहीं हूं जो पानी तैयार कर सकूं, लेकिन हाँ, इस समस्या के लिए मेरे पास एक उपाय है। लेकिन आप सब गांव वाले पहले ही मेरे वैज्ञानिक प्रयोगों से परेशान हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे ही भला बुरा कहेंगे आप। अरे नहीं नहीं बेटा, वक्त ऐसा आया है कि गधे को भी बाप कहना पड़ रहा है। क्या क्या कहा? यानी कि मैं एक गधा हूं है ना? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बस एक बात बोल दी मैंने, तुम दिल पे मत लेना। बस इस परेशानी का हल निकालो बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक हल है।
कौन सा हल है बेटा, हमें भी बताओ। मेरे खुद का अब तक का सबसे सफल रिसर्च, द एक्सटेंडर गन। ये एक बंदूक है, इससे कुछ किरणें निकलती है और जिस चीज पर ये किरणें गिरती है वो एक बड़ा रूप ले लेती है। अच्छा, लेकिन उससे क्या होगा? आइए मुखिया जी, मैं आपको दिखाता हूं। जगदीश्वर एक बच्चे के हाथ से उसका खिलौना लेता है और उस खिलौने पर अपनी एक्सटेंडर गन से किरणें गिराता है। देखते ही देखते वो खिलौना इतना बड़ा हो जाता है कि सारे चौंक जाते हैं। लेकिन फिर मुखिया जी पूछते हैं, यह तो ठीक है बेटा, ये खिलौना बड़ा हो गया, लेकिन पानी जैसी चीज बड़ी होगी भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यह बात सुनकर जगदीश्वर मुखिया जी से कहते हैं, चलिए मुखिया जी, एक बार और देखते हैं। जगदीश्वर मुखिया सहित सारे गांव को एक कोकोनट के पेड़ के पास लेकर जाते हैं। जगदीश्वर चेतन से कहता है, चेतन, क्या तुम एक काम कर सकते हो? उस पेड़ पर से एक नारियल तोड़ कर देना। हाँ जगदीश्वर, मैं अभी तोड़ कर लाता हूं। चेतन बंदर जैसे सपासप नारियल के पेड़ पर चढ़कर एक नारियल तोड़ कर लाता है। फिर जगदीश्वर उसे खुले मैदान में ले जाकर उस पर एक्सटेंडर गन से लाइट छोड़ता है। देखते ही देखते वह नारियल धीरे धीरे एक जायंट कोकोनट में तब्दील हो जाता है। उसका साइज एक 5 मंजिली इमारत जितना रहता है। फिर मुखिया एक आदमी को नारियल में छोटा सा छेद करने के लिए कहता है, अरे इसमें से तो पानी निकल रहा है, ये! अब आपको इस सूखे तक नहाने धोने के लिए इतना पानी काफी है ना मुखिया जी, वो भी एकदम शुद्ध नारियल पानी। ये बात देखकर मुखिया जी कहते हैं, अरे वाह बेटा वाह, जगदीश्वर, तुमने आज हम सबकी जान बचा ली, वरना हम तो सोच पे पड़ गए थे कि इस धूप में क्या करें और क्या नहीं। सारे गांववासी खुशी से उसी जायंट कोकोनट नारियल के पानी से नहाने धोने लगते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और कोई बीमारी भी नहीं फैलती। ये देखकर मुखिया और सारे गांव वाले जगदीश्वर को सम्मानित करते हैं और उसे उचित इनाम भी देते हैं। नागपुर नाम के एक शहर में मंगतराय नाम के एक आदमी की बस कंपनी रहती है। पूरे शहर में उसी की बसें चलती है। उसी गांव में नितिन नाम का एक आदमी रहता है। नितिन रोजी रोटी कमाने के लिए मंगतराय की बस कंपनी में ड्राइवर का काम करता है। वो रोज बस ड्राइव करता है और महीने के आखिर में मिले पैसों से अपना घर चलाता है। एक दिन नितिन की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। नितिन की बीवी पूनम उससे कहती है, अजी सुनिए, बेटी की तबीयत खराब हो गई है, उसे तेज बुखार आया है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे बेटी को अचानक क्या हुआ? ठीक है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। नितिन और पूनम दोनों अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं, देखो नितिन, तुम्हारी बेटी को मलेरिया हो गया है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, जिसका खर्चा भी ज्यादा होगा। तुम जल्दी से काउंटर में 5,000 रुपए जमा कर दो, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही ट्रीटमेंट के 5,000 रुपए बोलते हैं, नितिन और पूनम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी नितिन पूनम से कहता है, पूनम, तुम एक काम करो, तुम बेटी के साथ ही रहो और मैं मालिक के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ। नितिन जल्दी से अपनी बस कंपनी के मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है मालिक, कृपया मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मुझे मेरी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। मंगतराय उस वक्त बहुत शराब पीकर रहता है। वो बहुत बदतमीजी के साथ नितिन से बात करता है। वो कहता है, अरे ये क्या वक्त है मुझसे पैसे मांगने का? वैसे भी मैं रात को कभी किसी को पैसे नहीं देता। अरे बड़ा अशुभ होता है रात को पैसे देना। चलो जाओ यहाँ से, और वैसे भी मैं तुझे पैसे दूंगा तो तू वापस कैसे करेगा?
तेरी पगार ही तो 4,000 रुपये है। मालिक की बातें सुनकर नितिन बहुत नाराज होता है और वहां से चला जाता है। वो सोचता रहता है कि क्या करे। तभी उसे अपनी उंगली में एक पहनी हुई शादी की अंगूठी दिखती है। वो जल्दी से सुनार के पास जाता है और अपनी अंगूठी बेच देता है। अंगूठी के 5,000 रुपये मिलते हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और बेटी को एडमिट करके उसका इलाज शुरू करता है। नितिन बेटी के साथ ही हॉस्पिटल में रहता है। कुछ दिनों में बेटी ठीक हो जाती है। फिर नितिन वापस काम पर चला जाता है। तब उसका मालिक उसे कहता है, अरे सुन नितिन, तुम अब काम पर मत आना। तुम इतने दिन काम पर नहीं आए तो मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया। लेकिन मालिक, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। आप तो जानते हैं। अरे वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम चलो जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, फिर पिछले महीने का पगार तो दे दीजिए। अबे तो क्या पागल हो गया? तू काम पर नहीं आया तो मेरा कितना नुकसान हुआ तू जानता भी है। वो नुकसान कौन भरेगा रे? तेरे पगार से ही काट लिया मैंने। चलो जाओ यहाँ से, कोई पगार वगार नहीं मिलेगा तुझे। ये बात सुनकर नितिन मालिक के पैर पड़ता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। पहले ही आपने मुझे काम से निकाल दिया। कम से कम मेरा पगार तो दीजिए मालिक, ताकि मैं दूसरा काम ढूंढकर अपना गुजारा कर सकूं। अरे यार, तुझे कितनी बार बोला पगार नहीं मिलेगा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी मंगतराय की नजर उसकी डबल डेकर खराब बस पर पड़ती है, जो किसी काम की नहीं रहती और पूरी खटारा होकर रहती है। उसे देखकर मंगतराय कहता है, अच्छा एक काम कर, तुझे कुछ तो चाहिए ना, जा बाहर वो डबल डेकर बस खड़ी है ना, वो खटारा बस, उसे लेकर जा, उसे कबाड़ में बेच दे और जितने पैसे मिलेंगे वो तेरे। पैसे नहीं मिलते तो नितिन वो डबल डेकर खटारा बस लेकर घर आता है। पूनम उससे पूछती है, अरे ये खटारा बस क्यों लेकर आए जी? मालिक ने काम से निकाल दिया और पगार भी नहीं दिया। उसके बदले ये बस कबाड़ में बेचने के लिए बोला। अरे ऐसी चीजें कभी कभी काम में आती है। चलिए जरा बस को देखते हैं। दोनों बस को अच्छी तरह से देखते हैं। बस सिर्फ बाहर से ही खटारा रहती है, लेकिन अंदर से अच्छी होती है। सिर्फ सीटें ही टूटी फूटी रहती है। नितिन उस बस को सुधारता है और बस के ऊपर के डेक को निकालकर स्विमिंग पूल रखता है और दूसरे दिन बस को स्टैंड पर लेकर आता है। वहां पर मंगतराय की बस पहले से ही भरी होती है। तभी नितिन बोलता है, चलो चलो जल्दी से बैठो, इस कड़ी धूप में बस में लगे स्विमिंग पूल में ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए सफर का मजा लो। ये सुनते ही सारे लोग मंगतराय की बस से उतरकर नितिन की बस में बैठ जाते हैं। मंगतराय सर पर हाथ रखकर देखता रहता है। फिर रोज नितिन बस चलाकर पैसे कमाता है और नई बस लेकर उसमें भी स्विमिंग पूल लगाता है और मंगतराय की बस कंपनी देखते देखते बंद हो जाती है।